नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560609797523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा @study for civil। आज के इस वीडियो में हम एक क्वेश्चन के फॉर्म में समझेंगे कि मैरिटल रेप को इस टाइम पे क्राइम डिक्लेयर करने की क्यों बहुत सख्त आवश्यकता है, और हम कुछ डेटा भी डिस्कस करेंगे और हम देखेंगे कि महिलाओं की क्या स्थिति है और क्या क्या हम तरीका अपना सकते हैं, गवर्नमेंट किस तरीके के लॉज ला सकती है महिलाओं को सशक्त करने के लिए और इस तरीके की समस्या से निपटने के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन के फॉर्म में इस पूरे टॉपिक को कवर करते हैं। हमारा क्वेश्चन कह रहा है, थ्रो लाइट ऑन द डायर नीड ऑफ क्रिमिनलाइजिंग मैरिटल रेप। वैवाहिक बलात्कार को अपराध घोषित करने की सख्त आवश्यकता पर प्रकाश डालिए। हम इंट्रोडक्टरी पार्ट में लिखेंगे, मैरिटल रेप इज दैट डेरोगेटरी क्राइम। वैवाहिक बलात्कार वह अपमानजनक अपराध है जिसके घटित होने का कोई सबूत नहीं होता और भारत का पितृसत्तात्मक समाज इसे अपराध मानने से इनकार करता है क्योंकि महिलाओं को उनके पति की संपत्ति समझा जाता है। Marital rape is that derogatory crime which has no evidence of its occurrence, and patriarchal society of India denies to consider it as a crime as a women are considered property of their husbands. फिर हम बताएंगे कि ऑस्ट्रेलिया वो पहला कंट्री था जिसने अपने लॉज में रिफॉर्म किया 1976 में, और उसके बाद बहुत सारी स्कैंडिनेवियन कंट्रीज और यूरोपियन कंट्रीज क्रिमिनलाइज करती गई मैरिटल रेप को, और आज के समय में 100 से ज़्यादा कंट्रियां हैं पूरे विश्व भर में जिन्होंने मैरिटल रेप को क्राइम का दर्जा दे दिया है। लेकिन इंडिया अभी भी उन 36 कंट्रीज़ में है जिसमें इस पर्टिकुलर क्राइम से रिलेटेड कोई भी पनिशमेंट नहीं है, कोई भी लीगल प्रोविजन नहीं है और अभी तक इसे क्राइम का दर्जा भी नहीं दिया गया है। फिर हम देखेंगे कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो 2019 का डेटा कहता है कि हर 16 मिनट में अ वुमन गेट्स रेप्ड और हर 4 मिनट में अ वुमन इज अब्यूज्ड बाय इन लॉ। एनसीआरबी का डेटा 2019 का कहता है कि हर 16 मिनट में एक महिला के साथ बलात्कार होता है और हर 4 मिनट में एक महिला के साथ ससुराल वाले दुर्व्यवहार करते हैं। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2015-16 का डेटा कहता है कि 99.1% सेक्शुअल वायलेंस जो होते हैं वो अनरिकॉर्डेड रहते हैं, यानी कि खाली 0.9% सेक्शुअल वायलेंस को रिकॉर्ड किया जाता है। यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड का डेटा क्या कहता है कि भारत में जो शादीशुदा महिलाएं हैं उनमें से 2/3 महिलाएं जो हैं 15 से 49 साल की उम्र के बीच की, दे आर बीटन और फोर्स्ड फॉर इंटरकोर्स। फिर प्रोविजंस क्या क्या हैं इंडिया में, इस तरीके के लॉज क्या क्या हैं मैरिटल रेप से डील करने के लिए। तो सेक्शन 375 और ऑफ आईपीसी ये रेप को क्रिमिनलाइज करता है, पर इसका जो एक्सेप्शन 2 है ये कल्प्रिट को एक तरीके से इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, अपराधी को प्रतिरक्षा प्रदान करता है। ये सेक्शन 2 क्या कहता है कि अ सेक्शुअल इंटरकोर्स विद वाइफ विच इज़ नॉट लेस देन 15 ईयर्स ओल्ड इज नॉट कंसीडर्ड एज अ रेप, उसे रेप नहीं माना जाता है। उसके बाद 2018 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, उसने ये डिक्लेयर करा था कि सेक्सुअल इंटरकोर्स विद वाइफ एज बिटवीन 15 to 18 विल बी कंसीडर्ड एज रेप। तो ये दूसरा प्रोविजन है इससे रिलेटेड। और उसके बाद जो महिलाओं को खाली एक पावर जो मिली है, only legal provision in support of women is section 498A of IPC which provides protection to married women against harassment by husband and in-laws। जो 498A एक सेक्शन है आईपीसी का, खाली यही महिलाओं को एक तरीके से पावर देता है। ये काफ़ी पावरफुल लॉ है एक तरीके से, लेकिन कई बार ये देखा गया है, कई बार के बहुत ज़्यादा केसेस में ये देखा गया है कि महिलाएं इस लॉ का बहुत बुरी तरह मिसयूज़ करती हैं क्योंकि काफ़ी पावरफुल लॉ है और इस लॉ के अंदर अगर किसी को सज़ा होती है तो काफ़ी बड़ी सज़ा होती है, और अगर इस सेक्शन के अंदर किसी के खिलाफ कोई अगर कंप्लेन कर दी जाए तो काफ़ी अच्छा खासा फंस जाता है वो इंसान, वो जल्दी निकल नहीं पाता है। तो कई सारी महिलाएं इस लॉ का मिसयूज़ भी करती पाई गई हैं। फिर अब हम आएंगे क्वेश्चन जो मेन हमारा पॉइंट पूछ रहा है उस पर कि रीज़न क्या है, डायर नीड क्या है क्रिमिनलाइज करने की मैरिटल रेप को। तो मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज करने की डायर नीड सबसे पहले ये है क्योंकि ये इट इज़ डेट्रीमेंटल टू द डिग्निटी ऑफ अ वुमन एंड लीव्स अ ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस फॉर लाइफ लॉन्ग। एक तो ये महिलाओं की गरिमा के लिए हानिकारक है, साथ ही साथ जीवन भर के लिए एक दर्दनाक अनुभव छोड़ देता है क्योंकि उन्हें उसी इंसान के साथ रहना पड़ जाता है जीवन भर जो उनके साथ गलत करता है। It violates women's fundamental right to equality, freedom of speech and expression, right of life, personal liberty as women become
प्रॉपर्टी ऑफ देयर हस्बैंड। ये महिलाओं की समानता, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है, क्योंकि महिलाएं अपने पति की संपत्ति बन जाती हैं। इट कंटामिनेट्स द होली बॉन्ड ऑफ मैरिज, यह विवाह के पवित्र बंधन को भी दूषित करता है। सिंस मैरिटल रेप कैन नॉट बी ग्राउंड फॉर डिवोर्स, क्रिमिनलाइजिंग इट कैन गिव रिलीफ टू वुमेन एंड दे कैन आस्क फॉर डिवोर्स विद अब्यूजिव स्पाउस। जो इन्हें महिलाओं को पूरा जीवन भर का एक मेंटल ट्रॉमा सहना पड़ जाता है। अगर इस लॉ में इस अपराध को क्रिमिनलाइज कर दिया जाए, इस पर्टिकुलर एक्ट को क्राइम की कैटेगरी में डाल दिया जाए, तो इसके बेसिस पे महिला अपने पति से डिवोर्स ले पाएगी और डिवोर्स लेकर के उस ट्रॉमेटिक लाइफ से उसे छुट्टी मिल पाएगी, वो उससे आज़ादी पा सकेगी, उसे वो ट्रॉमा पूरी ज़िंदगी फेस नहीं करना पड़ेगा। और जीएस वर्मा की कमेटी जो सेटअप हुई थी 2012 दिल्ली गैंगरेप केस यानी निर्भया केस के बाद, वो भी सजेस्ट करती है क्रिमिनलाइजिंग मैरिटल रेप। फिर इश्यूज़ क्या क्या है क्रिमिनलाइजिंग मैरिटल रेप से रिलेटेड, तो वो हम डिस्कस करें उससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड ग्रुप्स स्टार्ट हो चुके हैं यूपीपीएससी 2022 के लिए। तो आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं इन ग्रुप्स के बारे में। यहाँ पे आपको पूरा स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा, 1-to-1 गाइडेंस दी जाएगी, आपकी मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कराई जाएगी, आपके आंसर्स को रिव्यू किया जाएगा, तो आपकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी, एक होलिस्टिक प्रिपरेशन आपकी हो जाएगी। आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें, जानकारी लें और ग्रुप्स को ज़रूर ज्वाइन करें। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि लॉ को इस पर्टिकुलर एक्ट को क्रिमिनलाइज करने से रिलेटेड क्या क्या कंसर्न्स हैं। तो सबसे पहले गवर्नमेंट का कंसर्न ये है कि क्रिमिनलाइज कर दिया जाए अगर मैरिटल रेप को, तो इट विल हैव नेगेटिव इफेक्ट ऑन द राइट टू प्राइवेसी एंड वीकेंड मैरिजेस। ये एक तरीके से गवर्नमेंट ये कह रही है कि अगर इस अपराध घोषित किया जाता है तो निजता के अधिकार पर एक नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और विवाह का जो बंधन है वो कमज़ोर होगा। दूसरा है कि जैसे कि सेक्शन 498A ऑफ आईपीसी का बहुत मिसयूज़ होता है, मैंने आपको बताया, उसी तरीके से इस तरीके का भी कोई अगर लॉ आ गया तो भी महिलाएं काफ़ी बड़े लेवल पे इसका मिसयूज़ करती पाई जाएंगी, क्योंकि बहुत सारे केसेस में ऐसा देखा जाता है कि अपने इन लॉज को परेशान करने के लिए महिलाएं लॉज का गलत यूज़ करती हैं। फिर हम एक बैलेंस्ड वे फॉरवर्ड सजेस्ट करेंगे कि क्या स्टेप लिए जा सकते हैं कि इस पर्टिकुलर एक्ट को क्रिमिनलाइज भी किया जाए और कोई इसका मिसयूज़ भी ना हो लॉ का। तो सबसे पहला और सबसे ज़रूरी जो हमारा वे फॉरवर्ड है कि महिलाओं को एम्पावर किया जाए, उन्हें एजुकेशन दी जाए। देखिए होता क्या है कि जब कोई महिला एजुकेटेड नहीं रहती है, वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हो पाती है, तो उसे की मजबूरी हो जाती है कि वो अपने हस्बैंड के साथ रहे, वो उस पर क्योंकि फाइनेंशियली डिपेंडेंट ही है। जब वो पढ़ी लिखी होगी, जब वो अपने पैरों पे खड़ी होगी, तो वो गलत को सहेगी नहीं, उसके पास एक पूरा पावर होगी कि वो गलत ना सहे, और वो अगर कोई उसे परेशान कर रहा है तो उसे छोड़ के जा सकती है। तो सबसे पहला पॉइंट यही है कि एम्पावरिंग एंड एजुकेटिंग वुमेन कैन प्रूव टू बी एन इफेक्टिव सॉल्यूशन टू मैरिटल रेप। और अभी तक महिलाएं भारत में सिर्फ 23% वर्किंग पॉपुलेशन का हिस्सा हैं और वो ज़्यादातर अपने हस्बैंड पर उनके सर्वाइवल के लिए डिपेंडेंट है, तो इसलिए ज़्यादातर केसेस में वो साइलेंट रह जाती हैं। और दूसरा क्या है कि अगर इस तरीके का कोई लॉ आता है तो ज़रूरत होगी कि अवेयरनेस जनरेशन की, मल्टीपल स्टेक होल्डर्स सामने आए, जिसमें कि मेडिकल स्टाफ होना चाहिए, मेडिकल पर्सनल होने चाहिए, फैमिली काउंसलर्स होने चाहिए, जिससे कि अगर कोई एलिगेशंस इस तरीके की महिला लगा रही है तो उसकी ऑथेंटिसिटी को प्रूव किया जा सके। नहीं तो जिस तरीके से 498A ऑफ आईपीसी का दुरुपयोग देखने को मिलता है, उसी तरीके से इस के रिलेटेड लॉ का भी दुरुपयोग देखने को काफ़ी बड़े लेवल पे मिलेगा, तो उससे निर्दोष को भी बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो इसलिए ज़रूरी होगा कि इस लॉ के साथ साथ कुछ ऐसे सेफगार्ड्स भी आएँ जिससे कि गलत एलिगेशंस किसी पर लगा करके उसकी लाइफ ना ख़राब कर सके कोई महिला। तो दोनों तरफ से गलतियाँ होती हैं, अगर मेन गलत होते हैं तो वुमेन भी गलत होती है। तो एक बैलेंस्ड अप्रोच होनी चाहिए सरकार की कि मेन को भी प्रोटेक्ट किया जाए, वुमेन को भी प्रोटेक्ट किया जाए। इसी के साथ हमने इस टॉपिक को कवर किया। आगे आने वाले वीडियोस में भी हम करंट अफेयर्स और स्टैटिक टॉपिक बहुत सारे 1 बाय 1 कवर करते रहेंगे, तो बने रहिएगा चैनल के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।